कुछ क्वेश्चन दिया था, कर लिया होगा। वो तो करा दिया था ना बे। अपने से कर लिया था या कुछ डिस्कस करना है उसमें? लिखो, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी रह गया था ना? क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो हो गया ना। अगला लिखो, डिहाइड्रोहेल बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं या हेलोजन से? दोनों को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब दोनों को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, अगर इसमें कोई बेस मिलाते हैं, जैसे एल्कोहलिक केवच, एक्वस केवच नहीं, एल्कोहलिक केवच, ऐसे में ये यहाँ से X निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और HX बनेगा, और ये जो HX है ये तुरंत KOH से रिएक्ट करता है और KX और वाटर बनाता है। इस टाइप के एलिमिनेशन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये बीटा, एक एटम अल्फा से निकल रहा है और एक एटम बीटा से निकल रहा है, इसलिए इसको कौन सा एलिमिनेशन बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। देखो, यहाँ पे कोई भी और बेस ले सकते हैं, जैसे NaNH2 भी ले सकते हो, या फिर कोई भी RO Na भी ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। कोई भी आर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये डाइहैलाइड क्या होता है? उसमें दो हेलोजन हो। अब देखो, जो डाइहैलाइड होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक जिसमें हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़ा रहता है, ये तो पता है ना तो लोगों की, अगर कहीं एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जेमिनल। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, या विक डाइहैलाइड बोलते हैं। इसको जेम डाइहैलाइड और उसको विक डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमको किसका डीहेलोजिनेशन करना है? विसिनल वाले का डीहेलोजिनेशन करना। इसको जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट लिखा हुआ है, दुष्ट नहीं लिखा है। ठीक है। तो यहाँ से X निकलता है, यहाँ से भी X निकलता है, और ZnH2 का फॉर्मेशन होता है, और इस साइड एल्कीन का फॉर्मेशन होता
ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, तुम चाहो तो अपने मन से भी कर सकते हो। ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, ये भी बॉन्ड तोड़ देना, दोनों बॉन्ड तोड़ के हेलोजन फ्री रेडिकल निकालना, दो फ्री रेडिकल बनेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। लिख लिया? अबे लिख लिया ना? ठीक। अगला जो रिएक्शन है वो है बाई क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन तो पहचानते हो ना? जैसे ये कंपाउंड है, ये ये कैसा अमीन है? प्राइमरी अमीन। लेकिन ये कैसा अमीन है बे? हाँ? और ये कैसा अमीन है? ये भी प्राइमरी है। अरे टर्शरी कार्बन से जुड़ा था यार। इसको भी हम कौन सा अमीन बोलते हैं? प्राइमरी अमीन ही बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो होता है वो नाइट्रोजन जितने कार्बन जुड़ा होता है उससे लिखते हैं। इसमें नाइट्रोजन एक कार्बन जुड़ा है इसलिए हम इसको प्राइमरी अमीन बोले। ठीक है। और अगर अगर नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन बोले। और नाइट्रोजन अगर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ तो टर्शरी अमीन बोले। और नाइट्रोजन अगर चार कार्बन जुड़ा तो नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना सकता है क्या? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? चार। बिल्कुल बना सकता है, पर हाँ जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर तो जब चार बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ऐसे में इसके ऊपर एक एक्स माइनस आता है। ठीक है। मतलब एक सॉल्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो साथ में एक नेगेटिव चार्ज तो कोई होगा ही। ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये वाला बीटा हाइड्रोजन ऐसे निकलता है, देख। ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास, और ऐसे में इस जगह पे ये क्या बनता है? एल्कीन। और इधर क्या बनता है? एक टर्शरी अमीन का सॉरी सेकेंड टर्शरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एल्कीन पढ़ा रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलेंगे। अब ये जब अमीन्स पढ़ाएंगे तो इसी मेथड को, इसी रिएक्शन को अमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलेंगे। ठीक है। छाप लो। देखो, इन दिस प्रोसेस हाफमैन प्रोडक्ट्स आर मेजर प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट जानते हो ना? जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो या जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन हो। कम अल्फा हाइड्रोजन होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। हाँ। हाफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। जैसे
ये एलिमिनेशन भी बीटा एलिमिनेशन ही है। तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव करोगे, इसको हीट करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनाओ। जल्दी करो, कठिन दे दिया क्या? इसको मत करो, कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। लिख लिया था, कोई बात। इसको हीट करके जो प्रोडक्ट बनता है बनाओ। अब क्योंकि ये भी बीटा एलिमिनेशन है, बीटा हाइड्रोजन खोजेंगे, उसको रिमूव करेंगे, अपने मन से जो बनना होगा बन जाएगा। कर लिया होगा। चलो पहले देखते हैं कि इसमें बीटा हाइड्रोजन है कहाँ पर, कहाँ पे। अगर बीटा हाइड्रोजन तुम खोज पाते हो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ज़्यादातर लोग तो भी नहीं खोज पाएंगे बीटा हाइड्रोजन का। तो ये है हमारा एक्टिव सेंटर या फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये ये और ये सारे येलो वाले जो हैं वो कौन से कार्बन है? अल्फा कार्बन है ना। और इसके बगल वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन कौन सा होगा? बीटा कार्बन, दिख रहा है ना? ये सारे बीटा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। यहाँ पे कौन सी एल्कीन बनेगी? इथीन, दिख रहा है? अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये क्या बनेगा? प्रोपीन। इसमें से देख, ये वाला अगर हाइड्रोजन निकाला जाए तो यहाँ क्या बनेगा?
ब्यूटवानिन दिख रहा है। और यहां से अगर निकालेंगे तो भाई यहाँ से तो भी यहाँ पे प्रोपीन ही बन रहा है, दिख रहा है। तो अलग अलग जगह से निकालने के बाद ये तीनों एल्कीन बन रहे हैं। अब इन तीनों एल्कीन में से कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा भाई? ये पहला वाला मेजर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक भी नहीं। तो वो ही प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। छाप लिया। ये कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए थे? तीनों प्रोडक्ट बनाए थे और मेजर सही से बता पाए? कोई बात, लिखो। अमाइन भी बनेगा, ठीक है, अमाइन बनेगा, ठीक है। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। देखो एल्कीन भी जो होते हैं, एल्कीन पोलर मॉलिक्यूल होता है कि नॉन पोलर में? एल्कीन पोलर होता है कि नॉन पोलर? हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि सिस है या ट्रांस है, और सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है और ट्रांस है, ऐसे में इसका जो डाइपोल होगा और ये वाला डाइपोल दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक। लेकिन अगर एल्कीन ट्रांस है और अनसिमेट्रिकल है, तो क्या ये दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे वे? नहीं होंगे। तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर? वो पोलर होगा, दिख रहा है। अच्छा, पर अगर सिस हो जाए, एल्कीन सिमेट्रिकल हो और सिस हो जाए, तो पोलर होगा कि नॉन पोलर? ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ट्रांस हो जाए, सॉरी सिस हो जाए और अनसिमेट्रिकल हो, तब ये क्या बन जाएगा? तब भी पोलर रहेगा। तो इन चारों में कंडीशन में सिर्फ ये वाला एक कंडीशन है जिसमें मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। तो किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल 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 अट्रैक्शन से क्या होता है? वीकर होता है। तो जितने भी ये बाकी के तीन हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या बे? ये वाला। समझ में आ रहा है? पर इसमें भी सिस वाले में ज़्यादा डाइपोल होगा कि ट्रांस वाले में ज़्यादा डाइपोल होगा? सिस वाले में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि तो लोग डाइपोल मोमेंट आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पर डाइपोल और डाइपोल, ये दोनों डाइपोल ऐड हो रहे हैं, पर ये दोनों डाइपोल क्या हो रहे हैं? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ डाइपोल जो बचेगा वो कम बचेगा, यहाँ डाइपोल ज़्यादा होगा। ये मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल कम पोलर होगा। तो किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सिस वाले में या ट्रांस वाले में? सिस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? मुश्किल होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एल्केन्स हालांकि जितने भी थे वो सब के सब क्या थे? नॉन पोलर। एल्कीन में मोस्ट ऑफ द एल्कीन क्या है? पोलर। और इसी वजह से एल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन के मुकाबले क्या होगा? ज़्यादा होगा। लिखो। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, boiling point and melting point of alkenes boiling point and melting point of alkenes are higher than that of alkane, having similar molecular mass.
हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होगा तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। ठीक है, ऑलवेज नहीं लिखवाया है तो ठीक है। उसमें लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन, पहला लिखो मॉलिक्यूलर मास, दूसरा लिखो ब्रांचिंग, और तीसरा लिखो सिमेट्री। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा बे? बढ़ेगा। ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बढ़ाया ना? और सिमेट्री बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सिमेट्री बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखवा चुके हैं, जो एल्केन में हिसाब किताब था वो भी वही हिसाब किताब यहाँ भी है। लिखो लिखो फिर, है ना? बॉइलिंग पॉइंट के आगे लिखो इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट, मुझे फिर से रिपीट करने दो, फ्रेम करने दो सेंटेंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन, पहला लिखा है क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के आगे लिखेंगे इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से बढ़ता है। दूसरा लिखवाए हैं ब्रांचिंग, उसमें लिखेंगे डिक्रीज विथ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। क्या ये चीज़ पहले भी लिखवाई है मैंने और समझाई भी है? ठीक है। और सिमेट्री अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसमें लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद सिमेट्री। ठीक है। अगला लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स डिपेंड्स ऑन, पहला लिखो मॉलिक्यूलर मास, दूसरा लिखो सिमेट्री। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो वो चाहो तो वो भी लिख लेना, इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास। दूसरा लिखो सिमेट्री, क्या लिखेंगे? इंक्रीज विथ सिमेट्री। तीसरा लिखेंगे ब्रांचिंग, क्या लिखोगे? डिक्रीज विथ ब्रांचिंग। समझ में आ रही बात? हाँ तू खरा जो टोपी पहना। ये बॉइलिंग पॉइंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिना देखे बता सकता? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करता है? क्या क्या बोल रहा है? तेज बोल। खाना खा गया है? अभी नहीं खाया है? तो मतलब क्या चाहता है, खिलाएं बैठा के? अच्छा चल धीरे ही बोल, मैं सुन लूंगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है? ब्रांचिंग, सिमेट्री और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा था, एक बस इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। एक और है ना? अभी यही नहीं बता पा रहा। ब्रांचिंग बोल चुका है, तो ब्रांचिंग, सिमेट्री और ब्रांचिंग। कितनी बार ब्रांचिंग बताएगा? उसके पीछे खड़ा हो। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? और मेल्टिंग पॉइंट? तो ऐसा सही नहीं रहता थोड़ा सा कि
मैं ऐसे लिखवाता कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग थ्री फैक्टर, तो थोड़ा टाइम भी बचता और इंक भी बचता, पेज भी बचता। ऐसा क्यों? ये नहीं बता, अच्छा ये मैंने नहीं बताया होगा ना तुम लोगों को। वेरी गुड। हाँ उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, ठीक है बैठ जा, बैठ जा, तू भी बैठ जा, कम से कम जो लिखवा रहे हो वो तो पढ़ा करो। तो ये दो बार क्यों लिखवाया बे अलग अलग, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट है और मेल्टिंग पॉइंट के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग पहले नंबर पे आती, दूसरे नंबर पे आती है, और मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री दूसरे नंबर पे आती है। समझ में आ रही है बात? इसके नीचे लिखो सिस एल्कीन। अब कोई भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल टाइप का हो, तो सिस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि ट्रांस वाले में? तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि ट्रांस वाले का? लिखो सिस एल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, whereas trans alkenes have higher melting point. ये बड़ा अजीब है। जनरली हम जो पढ़ते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होता है उसी का मेल्टिंग पॉइंट भी उसी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। पर सिस एल्कीन का मैंने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और ट्रांस एल्कीन का क्या ज़्यादा होगा बे, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों बे? हाँ तो मोस्ट ऑफ टाइम तो यही होगा ना। कोई बता सकता है, कोई भी बता सकता है कि सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है और ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? कोई बात। तो अब क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इसका रीज़न जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा, लिखवा दिए हैं तो आई होप कि तुम्हें याद रहेगा। कर लोगे ना भैया याद? क्या अभी तो बताया था, कब बताया मैंने? बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा, ये तो मैंने समझा। सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सिस वाला पोलर होगा ज़्यादा, और ट्रांस वाला उतना पोलर नहीं होगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो, सिमेट्रिकल होगा तो नॉन पोलर ही हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों फिर ट्रांस का ज़्यादा हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिस में ज़्यादा है, तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस से मेल्टिंग पॉइंट का क्या लेने देना? तो ये तो सिमेट्री हुआ ना भाई, ट्रांस वाला सिमेट्रिकल होता है कि सिस वाला? सिस वाला ज़्यादा सिमेट्रिकल है कि ट्रांस वाला? तो अगर सिमेट्रिकल ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो पर लिखवाया मैंने क्या, ट्रांस। तो मेरे स्टेटमेंट के फेवर में देना था ना, कि उसके अगेंस्ट ही चल के आंसर देगा। क्या बोलते रहते हो? इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे, तो मुझे यही नहीं समझ में आता। और सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है कैसे बता सकते हो? सिस वाले में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, और ट्रांस वाले में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर एक एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अब समझ में आया। ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, कोई भी इस पूरी क्लास में बता सकता है? वेरी गुड। तो अगली क्लास में पता करके आना, ठीक है? नहीं बताएंगे। हाँ तो पता, हाँ बताओ। बोला ना तूने कुछ? हाँ 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 हाँ, बोल बोल। नहीं दे सकती ना, तो अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन देना, अभी इस क्लास में नहीं देना है। अगली क्लास में देख के आना, मैं भी देख के आऊंगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं भी देख के आऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने।
कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा? NaOH का बॉन्ड क्यों Na प्लस और OH माइनस में नहीं टूट रहा है? तुम लोगों से बोला था पता करने के लिए, क्यों नहीं पता किया बे? अरे यार, चलो NaOH वाला तो मैं बता देता हूं, मुझे पता है कि तुम लोग देख के नहीं आए हो। गूगल ही मना कर दे रहा है क्वेश्चन आंसर देने से, वाह। Na प्लस और OH माइनस में हम इसको तोड़ते हैं, हर बार तोड़ते हैं, ऐसे ही तोड़ा जाता है, पर ये काम सिर्फ तब होता है जब एक्वस मीडियम में, ठीक है। एक्वस मीडियम में Na प्लस और OH माइनस में टूटता है, ठीक है। उस रिएक्शन में मीडियम एक्वस था ही नहीं, NaOH किस फॉर्म में था वे? सॉलिड फॉर्म में। और साथ में ये इंश्योर करने के लिए कि एक भी जरा सा भी मॉइस्चर ना है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला हुआ था, तो बॉन्ड को Na प्लस और OH माइनस में तोड़ ही नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि एक्वस मीडियम नहीं है। अब एक्वस मीडियम में Na प्लस और OH माइनस में ही क्यों टूटता है वो तो पता करें पहले। तो NaOH का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि NaOH के स्ट्रक्चर में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें OH पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। Na और O के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। और लेकिन O और H के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। पानी में कौन सा बॉन्ड टूटता है? आयनिक बॉन्ड। पानी रहेगा तो Na प्लस OH माइनस टूटता है, और हमेशा NaOH Na प्लस OH माइनस में ही टूटता है जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों बीच का बॉन्ड आयनिक, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि भाई जब R माइनस के साथ रिएक्शन कराए थे तो फिर NaO माइनस और H प्लस में क्यों टूटा, है ना? तो ये सवाल है कि जब एक्वस मीडियम नहीं है तो क्या ये आयनिक बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वे आयनिक बॉन्ड नहीं टूटे, ठीक है। और RO माइनस क्या है? R माइनस क्या है? वे एक बेस है, और बेस को क्या चाहिए? एसिड, हाइड्रोजन। बेस हमेशा क्या करता है? H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो इसके पास हाइड्रोजन है क्या? और इसीलिए RH बना था, ठीक है। और इसीलिए बॉन्ड को वहां से तोड़ते, क्योंकि बॉन्ड वहां वाला कमजोर है, आराम से टूट जाएगा। ये Na प्लस को लेके क्या करेगा ये R माइनस? कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जब एक्वस मीडियम होता है तो NaOH को Na प्लस और OH माइनस में तोड़ते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तोड़ेंगे, और जब सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे। और यही सोचना था, बैठ के गूगल नहीं बता पा रहे तो हम, अब तुम्हारा दिमाग तो बता ही सकता था। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बताया था? अब देख के आया हूं ना मैं, तो अब मैं पढ़ के बता दूंगा। ये छोटा सा, इतना नहीं सोच सकते थे तुम? ड्राई स्टेट जनरेट करने के लिए होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखेंगे, वैसे तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है, इतनी की मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्लास लगेगा कम से कम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने में। और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली वैसी होंगी जैसी एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो जो भी चीज़ें एल्कीन में पढ़ा है वो एल्काइन में दोबारा पढ़ाएं, ठीक है। तो वहाँ दोबारा ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे यहाँ पढ़ा रहे, ठीक है। वहाँ बस बता देंगे कि पिछली बार पढ़ाया था, ठीक है, और तुम्हें याद रखना होगा। तो पहला है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? किससे रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन से। तो अगर मैं कोई भी एक सिंपल सा एल्कीन ले लेता हूँ, ये इथीन, और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? इथेन बनाए, और क्या बना भी सकते? यही तो बनेगा ना भाई। हाँ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होती है, ये बताया हुआ है मैंने। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है इसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन वैसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, पर
अगर इसमें मैं कोई कैटलिस्ट मिला दूं, लाइक आयरन, कॉपर, क्रोमियम टाइप का, तो ये रिएक्शन कितने डिग्री पे होने लग जाती है? 400 से 450 पे होने लग जाती है। पढ़ा है ना बे? पर यही रिएक्शन अगर मैं इन तीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराऊं, कौन कौन से तीन कैटलिस्ट पे? निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई भी एक रखेंगे तो ये रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाती है? 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाती है। ठीक है। पर इसी रिएक्शन को 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराने के लिए अपने को जो कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, उस कैटलिस्ट का नाम कितने लोग बता सकते हैं? बोलना नहीं, हाथ उठाना। पढ़ा है क्या मैंने? बेयर्स रिएजेंट मत पूछना, बहुत मारेंगे। उसकी शक्ल पे बेयर्स रिएजेंट लिखा हुआ है। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? पहले तू ये बता, तू बेयर्स रिएजेंट करता क्या है, वो होता क्या है, वो बता। दो तीन रिएक्शन मिक्स कर देते हो क्या? अभी तो 10 रिएक्शन पढ़ाए हैं, तब तक उसी में मिक्स कर दिए, है ना? जब पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब क्या करोगे तुम लोग? ये रिएक्शन एल्केन में पढ़ा चुके हैं, एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ जो रिएजेंट यूज होता है उसको हम रेने निकल बोलते हैं। रेने निकल, पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है यार। हाँ, रेने निकल बोलते हैं। रेने साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये निकल बनाया था। ये निकल कैसे बनाते हैं पता है ना? निकल को हीट करते हैं पूरा, और एकदम से उसको ठंडा करते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, फिर एकदम से एकदम ठंडा कर देते हैं। तो एकदम से हीट करने के बाद तुरंत ऐसे ठंडा करने से क्या होता है, उसके अंदर का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है। ठीक है। और निकल जो होता है वो ब्रिटल नेचर का हो जाता है। ब्रिटल उटल जानते हो ना? तो हथौड़े से पीटेंगे तो उसका वायर बन जाएगा, शीट बन जाएगी, टूट जाएगा पूरा। ठीक है। वो तो पाउडर फॉर्म का निकल बनाते हैं, उससे रिएक्शन कराते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। पहली बार रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, छाप लो। अब क्योंकि ये सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शन हो रही है, इस तरह का जो रिएक्शन है ये सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन में? सिन एंटी पढ़े हो ना? सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो सेम साइड से ऐड होगा या अपोजिट साइड से? सेम साइड से ऐड। और वैसे तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको याद करके भी तुम काम कर कर सकते हो, पर अ, मेरा काम याद कराने वाला नहीं है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। लिख लिया होगा। देखो एक चीज है जो मोस्ट ऑफ टाइम आजकल नीट में बहुत पूछ रहा है, पूछना नहीं चाहिए इनको वैसे, पर पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। जब भी कोई एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ऐसे,
तो उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो सिस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस। जब इसके ऊपर कोई भी सिन एडिशन कराएंगे तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये दो कंपाउंड का रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर की स्पेलिंग क्या होती है, अरे रेसमिक मिक्सचर बनेगा, या फिर इसके ऊपर एंटी एडिशन कराओ तो भी यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। रेसमिक मिक्सचर जानते हो ना, दो इनेंशियोमर बनेंगे और इक्वल अमाउंट में बनेंगे, ठीक है। अगर यहां पे इसकी जगह पे सिस के बजाय ट्रांस लेते हैं तो भी इसका रिएक्शन कराने से यहां से दोनों ही जगह पे किसका फॉर्मेशन होगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। पर अगर ये सिमेट्रिकल और उसमें सिस वाला है और इसके ऊपर सिन एडिशन कर, तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो मीजो कंपाउंड बनता है। एक कंपाउंड बनेगा मीजो, मीजो जानते हो ना, अरे मीजो जो पढ़ोगे नहीं पढ़ो, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। पर इसी कंपाउंड के ऊपर अगर एंटी एडिशन हो रहा तो यहां पर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता। ठीक है। हाँ, यही कंपाउंड अगर ट्रांस हो जाए और इस पे सिन एडिशन कराते तो यहां रेसमिक मिक्सचर बनता, और इसके ऊपर अगर एंटी एडिशन तो यहां पर मीजो कंपाउंड बनता। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, क्योंकि उधर तो हमेशा ही क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है। पर अगर सिमेट्रिकल हो तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि अगर जिस पे वैसा ही एडिशन होगा, सिस पे सिस एडिशन हो या ट्रांस पे ट्रांस एडिशन हो, दोनों ही कंपाउंड, दोनों ही केस में क्या बनेगा, मीजो। और अगर सिस पे ट्रांस एडिशन जारी एंटी एडिशन हो रहा है या फिर ट्रांस पे सिस एडिशन हो रहा है तो फिर क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। ऐसे याद कर सकते हो और इसको मोस्ट ऑफ टाइम लोग याद कराते हैं, पर मैं याद नहीं कर रहा हूँ। इसको छापो जल्दी से। तो जो लोग समझ सकते हैं, कमजोर दिमाग वाले इस टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, दिमाग फटने की संभावना है। तो बस देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो समझाऊंगा ही। कितने लोग चाहते हो कि इसको इसका एक्सप्लेनेशन ना दिया जाए, इसे याद कर लेंगे, हो जाएगा काम। हाथ उठाओ अगर लगता है तो। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा समझाने में इसको। और याद करोगे तो 30 सेकेंड। तो सिस पे सिस एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, और उल्टा अगर एडिशन होता है, सिस पे एंटी और ट्रांस पे सिस, तो फिर रेसमिक बनेगा। आई होप कि याद कर लोगे तुम इसे। ये सिमेट्रिकल के केस में ही सिर्फ काम करेगा, अनसिमेट्रिकल केस में हमेशा ही रेसमिक मिक्सचर बनेगा, चाहे सिस एडिशन हो, चाहे ट्रांस पे सिस एडिशन हो, चाहे कुछ पे किसी भी तरह का एडिशन, हमेशा यही बनेगा। ठीक है।
छाप लिया होगा बे। हाइड्रोजनेशन कैसा एडिशन रिएक्शन है? सिन या एंटी वे? सिन रिएक्शन, सिन एडिशन है, दिख रहा है ना? दोनों हाइड्रोजन किस साइड से जुड़ते हैं? एक ही साइड से जुड़ते हैं, ठीक है। तो मैं एक जनरलाइज टर्म में रिएक्शन करा रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर हाइड्रोजनेशन सिन हो तो क्या, ठीक है। मिटा हटा दे इसको। ठीक है, लिख लिया ना बे। एक कंपाउंड लेते हैं, सिमेट्रिकल और सिस, ठीक है। सबसे बढ़िया जो कंपाउंड मुझे लगता है जो सिमेट्रिकल है और सिस भी है वो है सिस ब्यूटोइन। दिखाई दे रहा है? अरे यही होगा ना सिस ब्यूटोइन, यही है। इसको मैंने थोड़ा एग्जैक्ट 120 एंगल पे नहीं दिखाया। एक्चुअली में क्या है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर मैंने जो रिप्रेजेंटेशन बनाया ना वो एक्चुअल में ऐसा इस प्लेन में नहीं बना है, प्लेन से बाहर बना है। तुम इमेजिन करोगे ये दोनों हाइड्रोजन किधर आ रहे हैं? बाहर की तरफ, ठीक। और दोनों CH3 किधर जा रहे हैं बे? अंदर की तरफ। अब अगर इस पे मुझे सिन एडिशन करना है, सिन एडिशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अब सिन एडिशन करूंगा तो जो दोनों ग्रुप होंगे, मान ले कि मैं एक्स का कोई एक्स कुछ भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ये एक्स को अपोजिट दोनों को सेम साइड से जोड़ना है। तो सेम साइड से जोड़ने का क्या तरीका हो सकता है? दोनों को या तो ऊपर से जोड़ दे या फिर दोनों को ही किधर जोड़ दे? नीचे से जोड़ दे, ठीक है। तो मैं दोनों को ऊपर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? sp2, लेकिन जब जोड़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब मैं जब दोनों x को ऊपर से जोड़ूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ से x जुड़ेगा, यहाँ कार्बन होगा, तो ये जो दोनों ये CH3 और H है ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसमें पीछे की तरफ ये इस जगह पे क्या होगा? CH3 या H? दिख रहा है? और यहाँ पे क्या होगा बे? H। और यहाँ पे अगर X जुड़ता है, ये मैंने सोहार्स प्रोजेक्शन बनाया, तो सोहार्स प्रोजेक्शन बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ, वही वही वो जो तुमने बोला वही। ये CH3 कहाँ पे होगा? ये बाहर की तरफ कि अंदर वाले? अंदर। दिख रहा है? यही बनेगा ना बे? दिखाई दे रहा सबको? अब ऐसा करते हैं, अभी तो मैंने CH3 को अपोजिट साइड से ऊपर से दोनों को जोड़ा। दोनों x को मैं किधर से भी जोड़ सकता हूँ, नीचे से भी। तो ऐसे में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बनेगा, नीचे यहाँ पे x लगा रहेगा और यहाँ भी x लगा रहेगा, और ये दोनों किधर चले जाएंगे बे? ऊपर, ऐसा। ये बनेगा ना? यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताओ? और यहाँ पे H, यहाँ पे और यहाँ पे H, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज है। दिख रहा? मिरर इमेज है कि नहीं है बे? तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे बे। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिखाई दे रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें? अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, सबर कर। क्या इस कंपाउंड में तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? अब है कि नहीं बे? यहां से एक प्लेन पास कर, जहां एक्स है उतना एक्स, जहां एच है उधर एच, और CH3 भी जहां है वहां CH3। क्या ये प्लेन दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है? क्या यहाँ पे ये एक प्लेन जो होगा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होती है तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिशन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब इसमें तुम्हें नहीं दिखेगा,
है ना। पर मैंने तुम्हें बताया कि जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी सुपर इम्पोजिशन होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, हल्का सा भी, तो तुम इसको ऐसे 3D में फ्लिप करना, 3D में, 2D में नहीं, 3D में फ्लिप करोगे तो ये CH3 बाहर आ जाएगा और H कहाँ चला जाएगा, और ऐसे नहीं कर सकते, तुम इसको ऐसे फ्लिप करो, ऐसे फ्लिप करके रखोगे ना तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है, करके देखो। हाँ, पर अगर तुमसे दिमाग में नहीं हो रहा है तो ये इस चीज पे भरोसा करना कि मैंने जो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो मिरर इमेज पे क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बे, ये दोनों कैसे कंपाउंड, ये दोनों क्या बने हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं या मीजो कंपाउंड है, मीजो। कैसा कंपाउंड था ये, सिस, और कैसा एडिशन कर रहे हैं हम लोग, सिन, कैसा कंपाउंड बना है, मीजो। दिख रहा है, अबे दिख रहा है ना, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर अगर मैं इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करूं तो यहाँ H होगा और यहाँ क्या होगा, CH3, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ट्रांस। और इस पे सिन एडिशन करना चाहता हूँ तो ये CH3 और H की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो CH3 इधर, H इधर, और इसमें भी CH3 और H की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिख रहा है ना, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं है बे, हैं, ध्यान से अबे देखो तो ध्यान से, मिरर इमेज है कि नहीं है, मिरर इमेज देख, H के पास H, CH3 के पास CH3, X के पास X, इधर भी CH3 के पास CH3, H के पास H और X के पास H, मिरर इमेज है या नहीं है बे, हैं। पर क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये X नहीं है, नोपोज लग रहा, अब ठीक है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये वाला कंपाउंड उस कंपाउंड पे सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा, अरे बोल, नहीं हो, तो ये और इन दोनों से कौन सा कंपाउंड बन रहा है, दोनों, इसलिए ये इसको अपन क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ट्रांस था, उस पे कैसा एडिशन हुआ, सिन एडिशन, तो क्या बन रहा है, रेसिमिक। और यहीं पे सिस था, सिन एडिशन हो रहा है, क्या बन रहा है, मीजो। ये दिख रहा है कि रटोगे बैठ के? दिखना चाहिए। पर मान ले कि सिस में लेता हूं और उसके ऊपर अनसिमेट्रिकल में तो हमेशा ही बनेगा, मैं सिस ले रहा हूं और उस पे एंटी एडिशन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से फॉलो करना। एंटी एडिशन का मतलब है कि एक हैलोजन को अगर मैं यहां से जोड़ रहा हूं तो दूसरे दूसरे ग्रुप को मैं कहां से जोड़ूंगा, यहां से, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे में यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं x को यहां पे रखता हूं तो इस जगह पे क्या आएगा, देख के बता, CH3 और यहां पे H, यही आएगा। और अगर मैं यहां x जोड़ता हूं तो यहां नीचे की तरफ क्या आएगा, देख के बता, CH3 और यहाँ क्या आएगा, H, यही आएगा। अरे दिख रहा है ना, ये कंपाउंड बनेगा। दूसरा एंटी एडिशन में जोड़ने का तरीका ये हो सकता है कि x को मैं यहाँ से जोड़ूं और दूसरे x को यहाँ जोड़ूं, ये भी तो एंटी है। और ऐसे में क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, इसमें यहाँ x होगा और यहाँ पे क्या होगा भाई, CH3, यहाँ H, और इसमें यहाँ x होगा और ऊपर यहाँ CH3 होगा और यहाँ पर H। एक बार चेक करके देख ले, सही बना रहा है ना भैया, मिरर इमेज है, अबे है कि नहीं, चेक कर ले, मिरर रखेंगे ऐसे ही बने, ठीक, मिरर इमेज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या,
प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए पहले दो ग्रुप को सेम साइड में ले आते हैं। तो ऐसा करो, इसको फिक्स रखो, इस वाले पोर्शन को फिक्स रखो और इसको 180 डिग्री रोटेट करो, इसको 180 डिग्री रोटेट करते, ठीक करे? तो मैं रोटेट करके दिखाता हूं तुम। इस वाले ग्रुप को ऐसा 180 डिग्री रोटेट किया, ठीक है? इसमें भी वाव कर रहे हैं और इस वाले ग्रुप को भी ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर। बड़े बकलोल टाइप के लोग हैं। अब देख ध्यान से, ये CH3 इधर है अंदर की तरफ और इधर क्या है, H, और यहाँ H है और ये CH3 उल्टा हो गया तो CH3 लिख देते। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं। और क्या ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? नहीं है, देख रहा? तो पर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो सुपर इंपोज होंगे कि नहीं होंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मिरर इमेज है, तो सुपर इंपोज होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो ये मीजो कंपाउंड है या रेसमिक मिक्सचर में? और यहां पर देख, ये सिस है और इस पे हमने कैसे एडिशन किया, एंटी। तो सिस पे एंटी एडिशन करने से क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बन रहा। तकलीफ में हो? अब ऐसा करते हैं, ट्रांस लेते। तो ट्रांस लेंगे तो CH3 और H की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ H हो जाएगा और यहाँ CH3। तो इसमें इसमें इस वाले में भी CH3 और H की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। यही होगा। इस वाले में भी CH3 और H की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर H आएगा और यहाँ CH3, दिख रहा? और रोटेट करने के बाद फिर से यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ CH3, और इसमें भी यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ CH3, दिख रहा? क्या तुम्हें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? दिख रही है ना? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों मिरर इमेज है। सुपर इम्पोज होगा कि नॉन सुपर इम्पोज होगा? इसको क्या बोलेंगे, मीजो, है ना? और यहाँ देख, ट्रांस पर जब एंटी एडिशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, मीजो। अब देखो, तुम इसको याद भी कर सकते हो, तुम इसको समझ भी सकते हो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो करो, ठीक है? मेरा क्या है कि मुझे बिना समझाए नींद नहीं आती, तो मुझे समझाना पड़ता, ठीक है? क्या गाली दे रहा था? छापोगे? हाँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं थी, पर मीजो के लिए मैं दोनों साइड से प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, ट्रांस में तो मुझे दोनों ही वाला बनाना पड़ेगा ना, कि ये भी बन सकता है वो भी बन सकता है, और दोनों ही मीजो है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो जब रेसमिक बन रहा था वहां पे भी मैंने दो प्रोडक्ट बनाए थे, पर वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे थे। पर मीजो में भी मैंने दो प्रोडक्ट बनाए और वो सुपर इम्पोज हो रहे, ठीक है? बनाओगे क्या इसको? तुम्हारी मर्जी, देख लेना। PDF तो तुम्हें मिलेगा ही, नहीं मिलता है? तो मत छापो, ठीक है? अपने से बना के देखना कि बना पाते हो या नहीं। ये वाला जो है, हाँ तुम नहीं बना पाओगे, जो नहीं बना पाएगा उसके लिए ये पेज है, उसके लिए छापने का मौका दिए थे, ये छाप लेना। और बाकी जो लोग जिनको लगता है कि बनाना चाहिए वो बना ले। और अनसिमेट्रिकल वाला खुद से बना के देखना कि किसी में मीजो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा, मैं अभी बता देता हूँ, पर चेक कर लेना एक बार, ठीक है? दूसरा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है बे? रिएक्शन विथ हेलोजन।
अब हेलोजन से रिएक्शन के लिए यहाँ पर 3 तरीके से हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। कोई भी हेलोजन ले लो। देखो जब भी मैंने तुम्हें बताया है, हेलोजिनेशन का मतलब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात करूंगा हेलोजन, तो वहां पे सिर्फ किसकी बात करेंगे? Cl2 और Br2 की। I2 और F की बात नहीं करते। I2 और F की बात काहे नहीं करते? F बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि आग लग जाती है ना। और आयोडीन क्या होता है? बहुत स्लो रिएक्ट करता है, इतना स्लो रिएक्ट करता है कि रिएक्शन खत्म होते होते बहुत टाइम लग जाता है। तो खाली क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब इसमें 3 तरीके से टोटल रिएक्शन होती है। पहला, इन CCl4। CCl4 में जब रिएक्शन कराते हैं, कोई भी एल्कीन लेंगे, कोई भी एक रैंडम एल्कीन ले लो और इसके ऊपर इन दोनों में से कोई हेलोजन ले लो और CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। तो ऐसे में क्या होता है कि क्या हो सकता है? और यहाँ पे एक हेलोजन बनेगा, ये बनता है। और इसमें अगर तुम ध्यान देखो तो मैंने हेलोजन को किधर बना रखा है? एक दूसरे के अपोजिट, है ना। क्योंकि हेलोजन जब एक दूसरे, ये मीडियम कैसा है? सॉलिड है कि एक्वस है? एक्वस है। और एक्वस में एक ही साइड से अटैक होता है कि अपोजिट साइड से? अपोजिट साइड से ज़्यादा अच्छे से अटैक हो। तो ये किस तरह का एडिशन रिएक्शन होगा? एंटी। तो जब भी हेलोजिनेशन होता है तो ये किस तरह का एडिशन होता है? एंटी। हाइड्रोजिनेशन किस टाइप का होता है? सिन। समझ में आ रहा है? और इस सिन और एंटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ, बहुत सारा आता है, मतलब आया हो तभी तो बोल रहे हैं। और पिछले 3-4 साल से ही ये सिन और एंटी वाला बढ़ा है, उसके पहले नहीं आता था। तो मैं ये नीट में वैसे भी मैं नहीं पढ़ाता था, पर अब पढ़ाना पड़ रहा है। पर अब पहले पहले बच्चे ऐसे होते थे, समझदार होते थे, वो समझ जाते थे, फिर उनको, लेकिन उनको नहीं पढ़ाते थे। चुप का मतलब हाँ क्यों समझ रहे हो? मैं सीधा हाँ ही बोल देता हूँ ना, इसमें क्या जरूरत? देखो, बेवकूफ होना गलत नहीं है ना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, है ना। अगर तुम दिमाग से कमजोर हो तो इसमें तुम्हारी क्या गलती हो? क्या ही कर सकते। तुम्हें अगर कुछ नहीं आता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पुराने टीचर्स गलती होगी। पर जो चीज मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट, अगर तुम्हें वो भी नहीं आता है तो इसमें तो तुम्हारी गलती, ठीक है। और मैं बस जब भी अगर कोई चीज नहीं आती है तुम्हें, तो मैं इसमें तुम्हारी गलती मानता भी नहीं। पर मैं अगर किसी चीज के लिए बोलता हूँ तो वो सिर्फ उसी चीज के लिए बोलता हूँ जो जस्ट बताया है, या पिछले 2-3 लेक्चर में कभी बताया होगा, और तुम नहीं बता पा रहे, है ना। तो इतना बताने के बावजूद भी अगर तुम नहीं बता पा रहे हो, जैसे हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, है ना। मैंने जितनी बार पूछा है, इतने में तो शर्म से याद कर लियो। तो अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो ये तो गलती है तुम्हारी। और दूसरा, ये बोलने के बावजूद भी नहीं कर रहे हो, अब दूसरी ये इतना बार बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हो, तो इसको तो बेशर्मी बोलेंगे ना। तो अभी क्या करेंगे? ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। नहीं नहीं, बड़ा हाँ समझो। तो CCl4 में जब रिएक्शन कराते हैं, दोनों हेलोजन ऐसा एंटी साइड से जुड़ते हैं, अपोजिट साइड से, ठीक है। अ, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए होंगे कि सिस ब्यूट ट्विन के ऊपर अगर मैं क्लोरीनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां जो कंपाउंड बनेगा, ये डेक्स्ट्रो बनेगा, लियो बनेगा, रेसमिक बनेगा, या मीजो बनेगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो? और कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे मीजो का फॉर्मेशन होगा? यही प्रॉब्लम है। अभी जस्ट जो पढ़ाया है ना, वही पूछा मैंने। तो अभी मैं इस पे क्या ओपिनियन दूँ? मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग तेज हो कि नहीं? मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए भेजा गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, पैसा मिलता है हमको, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। किसी पे हाथ नहीं तो हाथ उठाओ ना बे, बोलना नहीं। चलो एक बार फिर से पूछ लेते, कितने लोगों को लगता है कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि मीजो का फॉर्मेशन होगा? इक्वल नंबर ऑफ हाथ। क्या करेंगे बताओ फिर? क्या समझा? क्या पढ़ाने का फायदा? क्यों ये शीट बनाया हो कि यहाँ पर अगर सिस होगा और सिन एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, और सिस होगा और एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर होगा, और अभी जस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे एंटी एडिशन लिखा हुआ है और ये सिस है और उसके ऊपर एंटी हो रहा है, तो वहां क्या बनेगा? ये बैठ के क्या बताऊं मैं? क्या क्या बोलूं मैं अभी? तो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मीजो होगा, तुम कह रहे हो रेसमिक तो रेसमिक होगा। लिख लेना यहाँ पे कुछ भी जो तुम्हें लगता है। इनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता वही लिख दे जो इन्हें लगता है। फिर बाद में कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ाया है ना? बेइज्जती किसकी होगी? रेसमिक मिक्सचर बनेगा यार, सिस है, एंटी एडिशन, रेसमिक बनेगा। हे भगवान। अगला देखते हैं। हाँ, इमोशनल हो गया मैंने। अगला जो रिएक्शन है वो हेलोजन का CCl4 में ना रिएक्शन करा के इसका रिएक्शन कराते हैं पानी में। तो अगर यहाँ पर जगह की कमी है थोड़ी सी, समय बचा कि नहीं बचा? 10 मिनट है ना? है 10 मिनट है। उतने में भी क्या ही पढ़ लेते हो तुम? हैं? तो अगर मैं पानी में रिएक्शन कराता हूँ हेलोजन का, ठीक है, तो ये हेलोजन और वाटर पहले ही आपस में रिएक्ट करते हैं और HX और HOX का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये अगर Cl होगा तो HOCl बनेगा, Br होगा तो HOBr बनेगा, और इस एल्कीन के ऊपर HOX रिएक्ट करता है, जिसमें X पे पॉजिटिव होता है और OH पे क्या होता है? नेगेटिव। एक ही आंख बना, और इसमें कहीं भी X जोड़ो और कहीं भी OH जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी एंटी एडिशन ही होता है हालांकि, बट ऐसे जोड़ के बना सकते। ठीक। तीसरा है एल्कोहल में रिएक्शन। अगर हेलोजन को एल्कोहल में लेते तो यहां पर फिर से HX और जगह की थोड़ी सी कमी बनती और ROX बनता। ठीक है, रॉक्स नहीं लिखा है, और ROX। ठीक है, इसी एल्कीन के ऊपर जब ROX जुड़ता है, जिसमें X पे प्लस होता है और OR पे माइनस, सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनता है ऐसा। बस यहाँ H की जगह पे क्या लगा रहेगा? R। ये बनता है। तो इस चीज को याद रखेंगे हमेशा। CCl4 में रिएक्शन कराएंगे, दोनों जगह हेलोजन जुड़ेगा। पानी में रिएक्शन कराएंगे तो एक जगह हेलोजन और एक जगह OH जुड़ेगा। और अल्कोहल में रिएक्शन कराएंगे तो एक जगह पे X और दूसरी जगह पे OR जुड़ेगा। ठीक है। सब के सब एंटी एडिशन।
क्योंकि अटैकिंग स्पेसीज अलग है, तो यहाँ पर रेसमिक और उसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे, पोजिशनल। कंपाउंड सेम ही नहीं होगा। छाप लिया वे। कर लिया होगा। जल्दी छाप, जल्दी छाप। आज फिर से ज्यादा लोग आ गए। संडे को तुम लोग का एटीएस नहीं है ना? संडे को कोई टेस्ट नहीं है ना? संडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी एक, केमिस्ट्री की। सुबह 10:15 से बुला लेते सूर्या भैया। 10:15 रहेंगे ना? तू आ जाना रात में। ऐसा वन शॉट वाला नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? तो 10:15 से क्लास होगी। 3 क्लास होगी 1.5 घंटे की, जैसे होती है नॉर्मली। और 15-15 मिनट के ब्रेक होंगे, जैसे होती है नॉर्मली। तो टोटल और इसी क्लासरूम में होगी, जैसे कि नॉर्मली होती है, ठीक है? हाँ, उसमें तीनों क्लास केमिस्ट्री की होगी। तुम नहीं नहीं, अटेंडेंस नहीं होगी, तुम नहीं भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये पूछ नहीं रहे हैं। 10 बजे से 3 बजे तक, है ना, क्लास रहेगी, ठीक है? क्लास चलेगी। और उसमें अगर तुम आते हो तो पढ़ लोगे, और नहीं आते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है? तो उस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो नहीं करवाना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग होगी। तुम नहीं आ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, तुम अपना प्रॉमिस डे मनाना, कोई ऐसा इशू नहीं। कौन सा डे बता नहीं मुझे। ये सब करने की उम्र तुम्हारी है, हमारी थोड़े। लिख लिया ना? लिखो। हाइड्रो हेलोजिनेशन। समय समाप्त हो गया। फ्राइडे है आज, थर्सडे है ना? फ्राइडे, सैटरडे। 14 को दिन कौन सा? हाँ ठीक है, 14 को वेंसडे, तो आराम से। नहीं तो ठीक है, क्लास में फिर वो क्या है ना, फिर गार्जियन को अलग से मैसेज करना पड़ता है अपने को कि कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। तो उसमें क्या होता है, 1:30 बजे के बाद भी लोग नहीं जाते। हम्म। नहीं, वो बोल देना पड़ेगा ना कि 1:30 बजे के बाद कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है हमारे यहाँ, 1:30 बजे तक ही क्लास। मैसेज करना पड़ेगा। हाँ,
मैसेज। कौन बोला? तुम्हारी शक्ल के हिसाब से तो लग भी नहीं रहा कि तुम 6 बजे तक रुक के करोगे क्या तुम बाहर। इससे अच्छा घर जाओ, वसंत पंचमी मनाओ।